स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पढ़ा कि किस तरीके से जो उनके कुटुंब यानी उनके फैमिली में उपवास का जो उत्साह था वो कैसे अवर्णनीय ऐसा था, यानी उसका वर्णन करते नहीं सकता, इतना वो उत्साह था। और बहुत सारे चमत्कारिक पदार्थ उनको खाने दिए जा रहे थे, जैसे चौड़ीचा, शेंगा, पड़वड़ और ये सारी चीजें उनको सिर्फ उबली हुई सब्जियां जो थी वो खाने मिल रही थी, और बाकी जो चीजें थी जैसे गोभी है, कॉलीफ्लावर है, ये सारी चीजें उनके किचन से बाहर हो गई थी, है ना। और उसके बाद में जो चाय जो है उनको वो बिन शक्कर का दिया जा रहा था। तो अभी आगे देखते हैं। चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढं सांग असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला। आता पु ल देशपांडे आपल्या पत्नीला काय विचारतात की जेव्हा मी चहा बिन साखरेचा घेणं सुरुवात केलं होतं त्यावेळी मला चहा बिन साखरेचा आहे तो कडू लागलेला होता, लागत नव्हता, आणि आज का बरं तो चहा कडू लागतोय? जो पहले तुमने चाय पिलाई थी जो बिन शक्कर का है करके बताई थी, और वो चाय सब कड़वा नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्यों लग रहा है ये पहले मुझे बता। आता पत्नी काय सांगते बघा, हो हेच ते म्हटलं काय उगीच? अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिन साखरेचा चहा दिला तो बिन साखरेचा नव्हताच कोणी। क्या बोल रहे हो? हेच ते कि आधी जे मी तुम्हाला चहा दिया था, मैंने पहले जो चाय दिया था वो बिन शक्कर का नहीं था, वो शक्कर का ही था। नव्हता मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून का सांगितलंस? क्या बोल रहे पुन्हा कि नव्हता नहीं था, फिर मुझे क्यों बताई बिन शक्कर का है करके? अहो थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, काय संपली, आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता। क्या बोल रहे वो कि थोड़ी सी थी शक्कर घर में इसलिए मैंने शक्कर डाल के बना ली, मत सोचा कि जब तक शक्कर है तब तक थोड़ी थोड़ी डालेंगे, आज कल संपली कल खत्म हो गई इसलिए आज बिन शक्कर का बनाई। म्हणजे खलास खतम संपला। अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कसलं कमी होतंय माझं वजन, पण सांगितलं का नाहीस मला? हा बोल रहा है कि कितनी कैलोरीज मेरे पेट में गई होंगी, अब क्या कम होगा मेरा वजन, पर बताई क्यों नहीं? बताना तो था। ऐसा कौन बोल रहे? पु ल देशपांडे बोल रहे, किसको? अपनी पत्नी को। आगे देख रहे, उगीच आरडाओरडा करू नका, वजनाचं ते काय मिळालं, होईल हळूहळू कमी, आणि कोणाचा मागून खात नाही म्हणावं आम्ही, स्वतःच कमवून खातो म्हणावं, वाढू दे वजन। मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत आणि माझ्या वजनक्षय संकल्पाला आणखी नवे सुरुंग लावत ती उद्गारली। काय म्हणाली? क्या बोली उनकी पत्नी कि बिन काम का चिल्लाओ मत, बेवजह डांटो मत, चिल्लाओ मत, वजन का क्या है, होगा धीरे धीरे कम। वजन का क्या है, होगा धीरे धीरे कम। किसी का मांग कर तो नहीं खाते, किसी का मांग कर नहीं खाते, अपना ही कमाते और अपना ही खाते, इसलिए होते बैठेगा। ऐसा कौन बोल रहे? उनकी पत्नी। किस लिए? कि उपास, यानी उन्होंने जो उपास रखे हैं उसको फिर से आग देते हुए वो बोल रही है, और चढ़ाकर वो बोल रही है, बशी में लड्डू, एक प्लेट में लड्डू निकाल रही थी, वो किसके लिए? बच्चों के लिए निकालते हुए वो ये सारी चीजें बोली कि उपास बिन बेवजह डांटो मत, है ना, आरडा ओरडा करू नका। और इसलिए वो बोली कि आपका जो है ये मांगून किसी का खाते नहीं, हम क्या कर रहे हैं, अपना ही कमा कर खाते, हम किसी को मांग कर नहीं खाते। लाडू कशाला केले? साखर असेल त्यात, इश्श, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात कुणी केले। काय म्हणते? इश्श, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी। म्हणजे हे लाडू कशाला केले असं पंत विचारत आहे, तेव्हा ती लाजून म्हणते की विना साखरेने लाडू होतच नाही, म्हणतात का?
तर तेच म्हणते ती की आमच्या घराण्यामध्ये कोणी हमारे घर में किसी ने बिना शक्कर के लड्डू नहीं बनाए. तात्पर्य चहा बिनसाखरेचा होत आहे खरे, पण लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच. चहा बिनसाखरेचा, चार उन्होंने बिन शक्कर का लिए, लेकिन लड्डू जब उन्होंने खाए तो उसके लड्डू के रूप में कुछ कैलोरीज उनके पेट में जरूर गए. दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उडी शेवटची ठरली, कारण 8×10च्या आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड. एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली, ती ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलाच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. अब क्या हो गया? देखो, दोरीवरच्या उड्या त्यांना मारायचा होता. एकदा प्रयत्न केला आणि पहिली दोरी जेव्हा घ्यायला लागले तेव्हा पहिली दोरी 8×10च्या खोलीमध्ये 8×10च्या खोलीमध्ये पहिली दोरी घेतली तेव्हा ती ड्रेसिंग टेबलवर ठेवलेल्या औषधाच्या आणि तेलाच्या बाटल्या घेऊन खाली आली. मतलब ड्रेसिंग टेबल पर जितनी बॉटल्स रखी थी ऑयल और दवा जो थी मेडिसिन की, वो सारी बॉटल नीचे गिर गई. जैसे ही रस्सी हम ऐसे निकालते हैं तो ऐसे निकालते ही पूरे सामने की बॉटल नीचे आ गई. यानी पहला जो उन्होंने प्रयास किए वो असफल. अब देखो, दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली, ती आचार्य वर्गाच्या गळ्यात पड़ी. अब उन्होंने क्या किया, जैसा हमारा दरवाजा रहता है ना, डोर रहता है, डोर के बीच में खड़े हो गए, आधी गैलरी में और आधे दरवाजे के बीच में. यानी अगर दोरी अगर निकाले, रस्सी अगर निकाले हमने, रस्सी खुल के, तो वो गैलरी से होके हुए अंदर घर तक आएगी, घर के अंदर आएगी. इस तरीके से उन्होंने किए. तो जैसी रस्सी निकाले और वो करने लगे रस्सी को, तो रस्सी दूसरी बार में किसके गले में गई? आचार्य बर्वे के गले में जा गई. यानी दूसरा भी प्रयास उनका असफल हुआ. त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता. मी उपवास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली, परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाही, कारण उपवास हे त्यांचे राखीव पुराण आहे. उपवास हे त्यांचे राखीव पुराण होते. काय म्हणाले की आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यामध्ये जेव्हा दोरी पडली तेव्हा चाळीतली जी मंडळी होती ती सगळी समाचाराला, सगळे विचारायला येऊन गेली की तुम्ही उपवास करताय, सल्ले दिले, सगळे कार्य केले. परंतु आचार्य बर्वे बाजूच्याच खोलीत राहत असून देखील त्यांनी विचारणं योग्य समजलं नाही. कारण काय? तर कारण हे की आचार्य बर्व्यांचा राग होता कोणावर? पु ल देशपांडेवर. म्हणून त्यांनी विचारलं नाही. आणि त्यातल्या त्यात उपास हे त्यांचं राखीव पुराण होतं, म्हणून त्यांनी पु ल देशपांडेंना उपासाबाबत काहीही विचारलं नाही आणि कुठलीही चर्चा त्यांच्याशी किंवा कुठलाही सल्ला त्यांना दिलेला नहीं. कोई भी सल्ला उन्होंने दिए नहीं. क्यों? क्योंकि राखीव पुराण था उनका उपास, किसका? आचार्य बर्वे का. और दूसरा जो प्रयोग उन्होंने किया रस्सी कूदने का, वो भी प्रयोग उनका असफल हुआ, क्योंकि रस्सी किसके गले में गई? आचार्य बर्वे के गले में गई. हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केला हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या ह्या धिंगामस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो. कौन म्हणाले? आचार्य बर्वे म्हणाले कि ये जो आपने दुष्टपना किए हो, ये जो हरकत आपने किए हो रस्सी कूद करने का, और वो रस्सी सिर्फ मेरे गले में गई, तो ठीक है कि ये तुम्हारी जो एज है, इस एज को अच्छा नहीं लगता, इस एज के अनुसार ये अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं आपको क्षमा कर रहा हूं. मेरी जगह कोई और होता तो आपकी तो खैर नहीं थी, लेकिन ये जो आप धिंगा मस्ती कर रहे हो, ये इसके लिए अभी मैं आपको क्षमा करता हूं, मैं आपको माफ करता हूं. पण मी हे मुद्दाम केलं नाही. आचार्य, अहो वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी. पंत काय म्हणतात? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मी मुद्दाम केलेलं नाही आहे. मी केवळ वजन कमी करण्यासाठी हे करतोय. मैं अपना वजन कम करने के लिए ये कर रहा हूं. काही उपयोग होणार नाही. आचार्य काय म्हणतात? काही उपयोग होणार नाही. का? म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा, संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी. त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. आता आचार्य त्यांना सल्ले द्यायला लागले बघा. की काय म्हणाले की तुमच्या
तुमच्या जिभेवर संयम नहीं, अपनी जिभा पर संयम रखो। और संयम जब अपनी जिभा पर रखोगे तभी तुम्हारा वजन कम होगा, नहीं तो कोई भी वजन तुम्हारा कहीं कम होने वाला नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अपनी जिह्वा पर संयम रखना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसे आचार्य बता रहे। आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा। काय म्हणतात पंत की आचार्यांना म्हणतात की या दोरीवरच्या उड्या करण्याकरता रस्सीकूद करने के लिए मैंने लाज छोड़ दी, शर्म छोड़ दिया हूं, है ना। ठीक आहे, प्रथम बोलणं सोडा। आचार्य सांगतात त्यांना आता सर्वात प्रथम बोलणं सोडा। बोलणं सोडू, पंत काय म्हणतात, बोलणं सोडू। एकतर जॉब ऑपरेटरची, त्यानंतर बोलणार नाही तर ऑपरेट करणार कसं, पंतांचं होईल का, नाही। आता बघा सांगतात ते अजिबात खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही। लेखक काय आचार्य काय म्हणतात लेखकांना कि जब तक आप अपने जिह्वा पर संयम नहीं रखोगे, आप बोलना बंद नहीं करोगे, तब तक आपके जिह्वा पर संयम नहीं रहेगा। एक खाने के लिए आपने बंद कर दिए वो खाना, ये बात ठीक है, लेकिन आप जिह्वा पर भी संयम रखो, बोलना बंद रखोगे तब तक आपकी जिह्वा आपके काबू में नहीं रहेगी। पण मला बोललंच पाहिजे बाबा, मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो। क्या बोल रहे कि मुझे बोलना ही चाहिए, का पण एवढा संयम नाही तुमच्यात, मौनाचं सामर्थ्य मोठं आहे, मौन ही शक्ती आहे, मौन ही। एवढं बोलून आचार्यांना तिथे मध्ये थांबवण्यात आलं। काय म्हणाले की बोलण्यावर आपला संयम असायला पाहिजे, कारण मौन है ना, मौन ये सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए बोलने पर अपना संयम होना चाहिए। लेकिन बीच में आचार्य को रोकते हुए बोले, उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचा एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचं महत्व या विषयावर बडबडत होते। शेवटी त्यांचा वाक्प्रवाह अडवून मी ओरडलो, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय। त्याने मौन ये विषय पर उन्होंने 1 घंटा रस्सी का एक छोर हाथ में पकड़ लिए उन्होंने, और वो शुरू हो गए। तो 1 घंटा उनका वो चालू था, उनकी बातें चालू थी, और उसके बाद में फिर उनको बीच में रोकते हुए लेखक ने बोले कि अगर मैंने बोला नहीं, अगर मैं बोलता नहीं तो मैं खाऊंगा क्या, क्योंकि उनकी जॉब क्या थी, ऑपरेटर की। देखो आगे बताया है, म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय म्हणतात आता की बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध आहे काय, असं कोण विचारताय, आचार्य बर्वे विचारतात कोणाला, पंतांना। पंत सांगतात बघा आता, मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे बाबा। काय म्हणाले, मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे, मला दिवसभर बोलावंच लागतं। जब मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूं तो जाहिर सी बात है कि मुझे दिन भर बोलना पड़ता है ना। मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही, अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवडली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला। यानी अभी क्या हो गया कि जो वजन कम करना है तो वो कैसे करोगे आप, इतना तो आप बोल रहे हो, अगर बोलोगे नहीं तो वजन कम होगा, तो बोलोगे तो वजन कम नहीं होगा। ऐसा उनको संताप हुआ, उनको बहुत बुरा लगा, और उसके बाद में वो वहां से निकल गए। लेकिन उनके गले में जो रस्सी गई थी उस रस्सी को देखते हुए मैंने ज्यादा खींची तो नहीं होगी, उनके गले में दर्द तो नहीं हुआ होगा, ये सोचते हुए लेखक को थोड़ा पश्चाताप हुआ। मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला की बस यापुढे वजन उतरेपर्यंत उपास। मला मी काटकुळा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली। काटकुळा मतलब पतला बारीक होणं। भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो। बीट साखरेचा आणि बीट दुधाचाच काय, पण बीट चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो। साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला। क्या किए कि अब मैं चिढ़ गया हूँ, अब मेरे को बहुत गुस्सा आने लगा है, और इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि अभी जब तक वजन नहीं कम होता तब तक उपास ही करना है। और इसीलिए उनको खुद वो पतले हो गए हैं और बहुत वजन कम हो गया है, ऐसे बहुत बारीक हो गए, ऐसे जो ऐसे सपने उनको दिखने लगे।
थे। इसीलिए फिर शक्कर वो अपने मिठाई खाना छोड़ दिया उन्होंने, और जो भरी हुई प्लेट जो रहती है खाने की, वो भरे हुए प्लेट से वो उठने लगे थे। उसके बाद में उन्होंने बिन शक्कर का क्या, बिन दूध का और बिन चाय का भी वो चाय पीने लगे थे। ऐसा इस तरीके का चाय वो पीने चालू कर दिए थे। और जैसे उन्होंने शक्कर देखी कि उनके वो क्या बोले, उनको बहुत गुस्सा आने लगा था। अंगाचा तिळपापड होणे, अंगाचा तिळपापड होणे, संताप येणे, गुस्सा येणे, राग येणे, त्रस्त होणे, है ना, तर उनको संताप हो रहा था, गुस्सा आ रहा था। केवळ फळावर मी जगू लागलो, लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला। धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो। दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळीच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबाव्या लागल्या। काय म्हणाले की अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब सिर्फ मैं फलों पर जी रहा था। अब क्या कर रहा था, मैं सिर्फ फल खा रहा था, और नींबू का रस जो था, नींबाचा रस, वो तो मेरे को अमृत जैसे लग रहा था, और इसलिए मैं सिर्फ फल और नींबू का रस पी रहा था। और उसके बाद में धारोष्ण दूध, मतलब ताजा दूध जो रहता है, सीधा गाय से निकाला हुआ जो दूध रहता है, ताजा, बिना पानी डाला हुआ, तो ऐसे दूध के लिए वो कहा जाते थे अंधेरी। अंधेरी में जहाँ गाय का दूध मिलता है गोठे में, वहां वो जाते थे। और इसलिए वो अब अपना वजन कम करने का निश्चय उन्होंने अभी पूरा कर लिए थे, है ना। निश्चय उनका हुआ था, लेकिन वजन कम हुआ था क्या, नहीं। इसलिए अब उन्होंने सोचे थे कि अब नीचे वाले जो फ्लोर है वहां पर जाकर वो रस्सी कूद करेंगे। तो इसलिए अभी वो खालच्या मजल्यावर ते दोरी उड्या मारायला लागले, पण बाकीच्या लोकांच्या तक्रारी, है ना, बाकी जो चौल में जितने लोग थे वहां नीचे जाकर वो रस्सी कूद करने लगे। लेकिन जो लोग थे वहां जो चौल में रहते थे, वो लोगों की कंप्लेंट बहुत आ रही थी, और इसीलिए उन्होंने रस्सी कूद भी बंद कर दिए। 10 उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोहोचलो होतो। देखो उनकी प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि पैर लटकना नहीं चाहिए, तो 10 बार वो रस्सी निकालते थे, पैर के नीचे से कूदते थे। कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याला धावत येऊ लागलो। केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला। जवळजवळ 10-12 दिवस क्रम चालू होता। माझ्यातला फरक मलाच कळत होता। लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला, पण मी ती इच्छा दाबून धरली। बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो। 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता। केवळ दूध, दुर्दैवाने रोज गायीचे धारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती, पण म्हणून एक आहार व्रत जोरात चालू ठेवले। क्या किया कि 10 जो रस्सी कूद थे वो एक साथ करने की वो प्रैक्टिस उनकी हो गई थी, यहाँ तक वो चले गए थे। लेकिन फिर वो भी बंद करने लगे। जैसे उनका ऑफिस छूटता था, कचेरी छूटती थी, वो गिरगांव रास्ते से दौड़ते हुए आने लगे, धावत येऊ लागले, दौड़ते हुए आए, और दौड़ते हुए आने से भी उनका वजन कम होगा ऐसा उनको लगा। फिर सात्विक आहार वो शुरू किया। उसके बाद में ये जो क्रम था उनका 10-12 दिन कंटिन्यू चालू था। फिर ऐसा उनको लगा कि नहीं, सही में मेरे इसमें बहुत ज्यादा फर्क हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा था। और ये जानते हुए उनको ऐसा लगा कि नहीं, मैंने कांटे पर जाना चाहिए और वजन करना चाहिए। लेकिन ये जो इच्छा उनके मन में जागृत हुई थी, वो इच्छा को उन्होंने दबा कर रखा कि नहीं, मैं जाऊंगा तो कब जाऊंगा, 1 महीने के बाद ही जाऊंगा। 1 महीने के बाद मेरा वजन कितना है वो मैं देख कर आऊंगा, ऐसा उनको लगा। और इसीलिए उन्होंने अपने आहार में सिर्फ फल खाना, और उसके बाद में घी तो बंद ही हो गया, और उसके बाद में फिर उन्होंने सिर्फ गाय का जो धारोष्ण दूध था वही शुरू कर दिए। बस इतना ही उनका चालू था, और आहार व्रत उनका बिल्कुल चालू था। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 फक्त 2 वेळा साखर भात झाला। एकदा सुकाजीने चुरून कोळंबी भात चारला, व खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी कसरटकारांनी एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता। एवढे अपवाद वगळण्यास भाताला स्पर्श नाही केला, त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी गेली।
एक माझा एकूण निश्चय पाहून शाळेतल्या मंडळींचे आदर दुणावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते. जी मंडळी माझ्या डाएटची आणि उपवासाची चेष्टा करत होते त्यांनी पंत फरक दिसतो हो अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली. तो 15 दिन में क्या हो गया, एक बार नागपुरी वड़ा भात और एक बार कोळंबी भात, जो सोकाजी ने खिलाया था कोळंबी भात और पसरट वारांनी नागपुरी वड़ा भात खिलाया था, वही 2 बार उन्होंने चावल खाए थे. इसके बाद उन्होंने भात बंद कर दिए थे और इसी के साथ जो चर्बी युक्त द्रव्य थे वो सारे उनसे दूर हो गए थी. और जो लोग चौल के जितने लोग उनको बोल रहे थे कि वजन बढ़ गया या उनकी बहुत निंदा कर रहे थे, तो वो लोग अभी बोलने लगे थे कि हाँ पंत वजन कम हो गया, फरक दिख रहा है. जनोबा रेग्यांसारखा अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच काय म्हणून उडावले असे मान्य करावे लागले. मंडळीच्या प्रशस्तीने त्या मला भीती वाटत होती. ती एकाच गोष्टीची म्हणजे मुठभर मांस वाढण्याची पण असली तुरळक काही ऐकून मी चढल्यासारखा नव्हतो. मुठभर मांस वाढणे म्हणजे स्तुतीने हुरळून जाणे, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना. तो जो ये थे जनोबा रेगे जो एकदम बहुत किसी के मन को लग जाए ऐसा बोलते थे, तो उन्होंने भी ये मान्य किया कि हाँ पंत तुम्हें खूब रुड़ावले, मतलब तुम्हारा जो वजन है वो कम हो गया, तुम पतले हो गए हो, ऐसे बोले उन्होंने. और ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं, ऐसा लगा मुझे कि अगर मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा तो और मेरा वजन बढ़ जाएगा. इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जीवा नियंत्रणावर कमीत कमी 20-25 पाउंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती. पण त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आणेली टाकून तिकीट काढले. आणेली म्हणजे जुन्या काळातील एक नाणं, चलन जे आपण वापरतो. महिन्यांपूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पाउंड दाखविले होते. एका महिन्याचा उपवास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादी उग्र साधना केल्यावर आज तिकिटावर वजन देखो. अब इन्होंने क्या किए थे, जीवा नियंत्रण भी रखे थे. कमीत कमी 25 पाउंड वजन घटले पाहिजे, है ना. 25 पाउंड वजन कम होना चाहिए, 25 पाउंड ऐसा इनको लगा, इसलिए इन्होंने बाहर लिए, डाइट किए, दोरीवर रस्सी कूद किए, बहुत सारी चीजें किए, दौड़ते हुए ये सारी चीजें किए. और इसके बाद में वो 1 महीने बाद वही जहां उन्होंने पहले वजन किए थे वही कांटे पर वो फिर से गए. एक आनेली डाले, आनेली मतलब एक चलन होता है, जैसे हम रुपया चलाते हैं अभी, तो पहले के जमाने में वो आनेली रहती थी, वो डाले उन्होंने और फिर वजन किया. अब वजन कितना आता है देखो. मिनिटभर माझा विश्वासच बसेना, 192 पाउंड आणि भविष्य होते. आप बहुत समझदार और गंभीर है. 181 पाउंड जिस कांटे ने वजन बताया था उसी कांटे पर 1 महीने बाद इतना सब करने के बाद जब वजन हुआ तो वजन क्या बता रहा है, 192, है ना. 192 पाउंड, 181 पाउंड वजन था पहला, अब वजन कितना बता रहा है, 192 पाउंड वजन बता रहा है. और भविष्य बता रहा है कि आप बहुत ही समझदार हो. कैसे हो, बहुत समझदार हो. हल्ली की वजन आणि विश्वास, भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायची सोडून दिली आहे आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही. छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काटातून जातो. अब क्या कर रहे इन्होंने, अभी तो मैं वजन और डाइट और वजन ये तो चीजें छोड़ दिया हूँ, इसी के साथ साथ भविष्य क्या है ये जानना भी मैंने छोड़ दिया हूँ, क्योंकि ये जो वजनाचा जो मार्ग है, ये जो मार्ग है वो भलते ही रास्ते से निकलता है, करने जाता हूँ कुछ, होते जाता है कुछ, ऐसा उनको लगा और इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजों को छोड़ दिया. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उपवास और बहुत ही विनोदी लेख था. ये विनोदी था, बहुत ही मजाक था, इसमें मजा आया होगा आप सभी स्टूडेंट्स को. इसमें आप इसको घर में और पढ़िएगा और कुल देशपांडे की ये मुश्किल बातें यहाँ पर बहुत अच्छे से हमको मजा देती है, एंटरटेनमेंट भी करती है और इसको अच्छे से समझ कर आपको पढ़ना भी है. इसको समझ कर पढ़ोगे तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ जाएगी. ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स. इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज दिए जाएंगे. थैंक यू सो मच.